मिथिला जहाँ ज्ञान, हास्य, दान और त्याग का बहुसंगम है। इतिहास केवल राजाओं की जीत से नहीं बनता, इतिहास बनता है उस मिट्टी की सुगंध से जहाँ महादेव स्वयं उगना बनकर रहने चले आए। यह वही धरती है जहाँ किले केवल सुरक्षा के लिए नहीं बने, बल्कि संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए खड़े किए गए। जहाँ दीवारें कहानियां बोलती थी और आंगन संस्कारों के रंगों से सजते थे। दुनिया इस धरती को मिथिला के नाम से जानती है, जहाँ वीरता, विद्वान और कला हमेशा साथ रहती है। और दुनिया के इस इतिहास में सीता इकलौती ऐसी शक्ति है जो किसी कोख से नहीं, धरती के कोख से जन्मी। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सरन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं उस धरती पे जहां देवों के देव महादेव भी उगना बनकर चाकरी करने पहुंच जाते हैं। आज की ये विशेष प्रस्तुति मिथिला की उसी महान परंपरा को समर्पित है जहां ज्ञान का अहंकार नहीं, संस्कार का प्रकाश है, जहां दीवारों पर रंग नहीं, भावनाएं उकेरी जाती हैं। आज हम आपको उसी मिथिला की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसे दुनिया एक नाम से जानती है, ज्ञान की धरती, संस्कृति की धरती मिथिला। मिथिला की चर्चा हो और मैथिल कोकिल विद्यापति का नाम ना आए, यह असंभव है। 14वीं सदी के वह कवि जिन्होंने मैथिली भाषा को अमर बना दिया। विद्यापति केवल कवि नहीं थे, वे शिव के ऐसे अनन्य भक्त थे कि स्वयं महादेव उगना बनकर उनके घर सेवा करने चले आ गए। सोचिए, ब्रह्मांड का स्वामी एक भक्त के प्रेम में पानी भरने को भी तैयार हो गया। आज भी मिथिला के हर घर में उनके पद गूंजते हैं, चाहे नचारी हो या शक्ति की वंदना। उन्होंने सिखाया कि भाषा में हृदय होता है और भक्ति में शक्ति। लेकिन मिथिला केवल दर्शन की भूमि नहीं है, यह बुद्धि की भी भूमि है। जिस तरह उत्तर भारत में बीरबल और दक्षिण में तेनालीराम प्रसिद्ध हैं, वैसे ही मिथिला में गोनू झा, उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी आज भी यह सिखाती है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान शांति और बुद्धि से निकलता है। गोनू झा मिथिला के उस कॉमन सेंस का प्रतीक है जो साधारण होते हुए भी असाधारण थी। अब बात करते हैं उस पहचान की जिसने 7 समंदर पार मिथिला का नाम रोशन किया, मिथिला पेंटिंग, जिसे आप मधुबनी आर्ट भी कहते हैं। यह कला किसी स्कूल में नहीं सीखी गई, यह माँ से बेटी को और दादी से पोती को मिली विरासत है। चावल के आटे और प्राकृतिक रंगों और उंगलियों के जादू से जो आकृतियां कभी आंगन में बनती थी, आज वे न्यूयॉर्क और पेरिस की दीवारों पर सजी है। यह केवल चित्रकारी नहीं है, इसमें राम सीता का प्रेम है, प्रकृति की पूजा है और मिथिला की महिलाओं का मौन संघर्ष है। यूरोप, अमेरिका, जापान, हर जगह मिथिला की कला को सराहाया जा रहा है। यह कला मिथिला को वैश्विक पहचान दिला रही है। लेकिन दोस्तों, इतिहास तब रुक जाता है जब हम त्याग की पराकाष्ठा देखते हैं। हमने हाल ही में महारानी कामसुंदरी देवी को खोया है। 96 वर्षों का गौरवशाली जीवन। 1962 का वह समय याद कीजिए जब देश युद्ध में था और संसाधनों की कमी थी। तब मिथिला की इस बेटी ने 600 किलो सोना देश के रक्षा कोष में दान कर दिए। आज जिस जमीन पर दरभंगा एयरपोर्ट खड़ा है, वह भी इसी राज परिवार की देन है। महारानी ने सिखाया कि राज केवल भोग के लिए नहीं, त्याग के लिए होता है। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया। मिथिला के किले बाकी किलों से अलग थे। यहाँ दीवारों के भीतर केवल सैनिक नहीं थे, संस्कृति के विद्वान रहते थे। दरभंगा महाराज के दान की छाप BHU से लेकर कलकत्ता विश्वविद्यालय तक दिखाई देती है। यह किले गवाह हैं कि मिथिला ने हमेशा कलम को तलवार से ऊपर रखा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा जनक राज्य को तलवार से नहीं, विचार और न्याय से चलाते थे। उनके दरबार में ऋषि और विद्वान राजनीति और दर्शन पर संवाद करते थे। यह केवल शासन नहीं था, यह ज्ञान का मॉडल था। लोग पूछते हैं मिथिला इतनी पवित्र क्यों है? इसका उत्तर एक नाम में है, सिया राम। सीता केवल देवी नहीं है, वह मिथिला की बेटी है। जब भयंकर अकाल पड़ा तब राजा जनक ने स्वयं हल चलाया। पुनौरा धाम में धरती से सीता प्रकट हुई। उसी क्षण मिथिला की मिट्टी स्वर्ण बन गई। आज भी मिथिला के कनकन में सिया राम की गूंज है। यहाँ राम पाहुन है, यानी दामाद। यहाँ राम की पूजा भी होती है और उनसे ठिठोली भी। मिथिला के विवाह गीतों में राम सीता की कथा आज भी जीवित है। सोगान और समदाउन के गीतों में सीता की विदाई का दर्द और राम के आने की खुशी दोनों झलकते हैं। विवाह के समय मिथिला की महिलाएं राम और उनके भाइयों को हास्य गीतों से छेड़ती हैं। यह परंपरा दुनिया में कहीं और नहीं मिलती,
सीता ने मिथिला को त्याग सिखाया और उसी त्याग को महारानी कामसुंदरी देवी ने जीवित रखा। एक ने मर्यादा बचाई, दूसरे ने मातृभूमि। मिथिला में शिक्षा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, गुरुकुल और आश्रमों से ज्ञान गांव-गांव तक पहुंचा। यही कारण है कि मिथिला सदियों तक भारत की बौद्धिक रीढ़ बनी रही। एक समय था जब पूरी दुनिया के विद्वान मिथिला आने से डरते थे। यहाँ की शलाका परीक्षा इतनी कठिन थी कि बड़े बड़े पंडित कांप जाते थे। गंगेश उपाध्याय और पक्षधर मिश्र जैसे विद्वानों ने तर्क की ऐसी दीवार खड़ी की कि काशी के पंडितों को यहाँ आने के लिए परमिट लेना पड़ता था। यह मिथिला की ताकत थी, जहाँ मल्लाह का बेटा भी राजा के सामने तर्क से खड़ा हो सकता था। आज मिथिला बदल रही है। नई पीढ़ी के हाथ में लैपटॉप है और दिल में विद्यापति के पद। कला आधारित रोजगार, महिलाओं की भागीदारी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। नई पीढ़ी के हाथ में लैपटॉप है और दिल में विद्यापति के पद हैं। कला आधारित रोजगार, महिलाओं की भागीदारी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण एक नई पहचान बना रही है। मिथिला अलग इसलिए नहीं है कि यहाँ नदियां हैं या महल हैं। मिथिला अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ का हर इंसान अपनी सभ्यता का चलता फिरता किला है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस माटी से हैं जहाँ बेटियां सीता जैसी साहसी हैं, जहाँ कवि शिव को बुला लेते हैं और जहाँ माताएं देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। अगर आप मिथिला से हैं तो जरूर लिखिए जय मिथिला, जय मिथिला। मैं हूँ अपराजिता सनन, न्यूज इंडिया के लिए प्रणाम। जय मिथिला।